वेलकम यू ऑल। आज के सेशन में फिर से आपका वेलकम करता हूँ और ये हमारा सेकंड लेसन का पार्ट 4 है और ये हमारा लास्ट पार्ट है। और ये हमारा लास्ट पार्ट इस लेसन का मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट पार्ट है, तो इसको यहीं पर एंड कर देंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू सेशन एंड द लास्ट सेशन ऑफ द सेकंड चैप्टर, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए। चलिए, ये आपके सामने एक सिंबल है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आज के इस टॉपिक में इस सिंबल का बहुत बड़ा रोल है और जानेंगे भी इसकी क्या रोल है, किसकी इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर की लास्ट पॉइंट मैंने बताई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को अब क्या संविधान लागू होने के बाद इसको खत्म करना चाहिए या खत्म हो गए थे। तो इसका जवाब मैंने बताया था कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ तो ये बोला गया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रहेगा। और कब तक रहेगा? जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन के इसका कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ वायोलेशन में नहीं आ जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन में आया, इन दोनों में से किसी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेंज किया, मॉडिफाई किया, सप्लीमेंट किया, तो इसके हद तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मान्य नहीं होगा। क्योंकि जब छेड़खानी करेगा तो ये मान्य नहीं होगा। और हाँ, लेकिन जब तक इन दोनों के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्लैश नहीं हो रहे हैं, तब तक ये मान्य होगा। तो चलिए आज की सेशन में आज सेकंड लेसन को द एंड कर देते हैं। अब मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रहेगा ही रहेगा। लेकिन एक प्रोविजंस ऐसा भी था जिसके बारे में अभी बात करने जा रहे हैं। प्रोविजंस का नाम था प्राइवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949। लेकिन एक प्रोविजन था प्राइवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949, पहले ही नलीफाई कर दिया गया था इसको। उसको रिवाइज नहीं किया गया। और प्राइवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट है, इसके बारे में लक्ष्मीकांत ने डिटेल प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें क्या डिटेल प्रोवाइड करना चाहिए और क्या जानना चाहिए आप लोग को। इसके जो हायर कोर्ट्स थे ना, इसके जो हायर कोर्ट है, हमारे देश के जो हायर कोर्ट है, उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं जानी है, तो वो अपील प्राइवी काउंसिल के पास जाएगी। ये प्राइवी काउंसिल लंदन में बैठता था। प्राइवी काउंसिल का जो डिक्शन था, बट हम तो आज़ाद हो गए थे, अब तो प्राइवी काउंसिल का क्या लेना देना है। सवाल तो उठता है कि अब तो हम आज़ाद हो गए हैं भाई, प्राइवी काउंसिल का लेना देना है क्या। तो अब तो जो कोर्ट होगी ना, जो कोर्ट होगी फ्रेंड्स इंडिया की, तो डिसाइड करेगी अपील्स। प्राइवेट काउंसिल जुडिक्शन एक्ट खत्म हो गया था, हमेशा के लिए अबॉलिश कर दिया गया था। सब मिला जुला के यही करना है कि हमारे देश में जो हायर कोर्ट्स है उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं जानी है। तो जो अपील है, जो अपील प्राइवेट काउंसिल के पास जाएंगी, ये प्राइवेट काउंसिल लंदन में बैठता था और प्राइवेट काउंसिल का जुडिक्शन था, बट हम तो आज़ाद हो गए थे, अब तो प्राइवेट काउंसिल का कोई लेना देना भी नहीं था। और लेना देना था तो क्या था, जब तक हम लोग जो कोर्ट होगी इंडिया की वो डिसाइड करेगी अपील्स प्राइवेट काउंसिल जुडिक्शन एक्ट खत्म हो गया था, हमेशा के लिए अबॉलिश कर दिया गया था। ये तो बाद की बात है, इसको उतना जानने की जरूरत नहीं है एम लक्ष्मीकांत के अनुसार। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस, जुलाई अगस्त 1946 के टाइम पर इलेक्शन चल रहे थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन चल रहे थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को पता था कि साइजेबल अमाउंट ऑफ सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतने वाली है। देश के ज्यादातर लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं, उस उनके साथ कनेक्टेड थे। और उसी समय जुलाई 8 1946 में ही एक एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया गया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 8 जुलाई 1946 को एक एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडरशिप के द्वारा।
एक्सपर्ट कमेटी का काम क्या था, ये जानना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट कमेटी का काम क्या था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाद में इस तरह से फंक्शन करेगी, इसका स्ट्रक्चर को डिवाइस करना था इसका काम। जब हम इलेक्शन को तो जीत जाएंगे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद समय बर्बाद ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए पहले से ही एक्सपर्ट कमेटी उन मानदंडों को तैयार करने में लगी थी और रखेगी जिन प्रीमाइसेस के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करेगी, उसके मेंबर्स काम करेंगे। और मेंबर्स क्या, कौन कौन मेंबर्स थे एक्सपर्ट कमेटी में? जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, असफ अली थे, के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, के टी शाह थे, डी आर गडगिल थे, हुमायूं कबीर थे, के शांतनम थे। इंपॉर्टेंट मेंबर थे ये। ये एक्सपर्ट कमेटी करेगी क्या, इसका मेन चीज तो मैंने बता ही दिया कि भाई जो इलेक्शन के बाद टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए वो काम कर रही थी, प्रेमाइसेस को तैयार कर रही थी, उसी के बेसिस पे आगे जो काम चलना है वो चलेगा। ये एक्सपर्ट कमेटी जो थी, जुलाई अगस्त में अभी अभी इलेक्शन चल ही रहे थे, लेकिन अब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए थे, रिजल्ट आए नहीं थे, लेकिन उस एक्सपर्ट कमेटी की 2 बार मीटिंग हो गई थी। पहली मीटिंग हुई थी जुलाई जुलाई में, और दूसरी हुई थी अगस्त में। जुलाई में 20 से 22 जुलाई 1946 को हुई थी, और अगस्त में 15 से 17 अगस्त 1946 को हुई थी। इन 2 मीटिंग्स में एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस ने क्या किया? यही बात की कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो उसमें प्रोसीजर क्या होगा। और दूसरी बात यही की कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, अ, तो अलग अलग चीजों के लिए हमें किस तरह की कमेटी बनानी होगी। भाई अलग अलग डिपार्टमेंट भी तो होंगी ना, तो उनके लिए कमेटी क्या बनानी पड़ेगी? अब ये कमेटी और एक्सपर्ट कमेटी में जमीन आसमान का फर्क भी है भाई। एक्सपर्ट कमेटी पता कर रही थी कि बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम करेगी, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करेगी तो सारे काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के से अलग नहीं हो सकते थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम करने के लिए बहुत सारी कमेटी बनेंगी। वही बहुत सारी कमेटी के लिए ही बोल रहा हूँ। एक बनेगी ड्राफ्टिंग कमेटी, और भी कमेटी बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी वो बता दिया जाएगा, और बता दिया गया है पहले में, जैसे यूनियन, वो सब मैंने बताया था। जो थर्ड पार्ट थी हमारी, उसमें बताई थी मैंने। चलिए, तो कौन कौन से कमेटी काम करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर, इस पर एक्सपर्ट कमेटी ने डिसीजन लिया। और दूसरा, आप जो बात बोल रहा था कि कौन कौन सी कमेटी बनेगी, इस पर भी एक्सपर्ट कमेटी ने डिसीजन ले लिया। एक्सपर्ट कमेटी के रोल को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। बहुत सारे एक्स कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट ने इंपॉर्टेंट माना एक्सपर्ट कमेटी के रोल को। एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है ग्रैनविल अस्टिन। ब्रिटिश तो है ही, और आगे भी इनकी रोल है, जब नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है कि उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी के रोल को की काफी सराहना की है। उन्होंने बताया कि इलेक्शन खत्म होने के बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, बनी, वो कामों को तेजी से शुरू कर पाई। इसका रीजन था एक्सपर्ट कमेटी। मैंने पहले बताया था कि ज्यादा इलेक्शन जीतने के बाद ज्यादा देरी ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट ये एक्सपर्ट कमेटी को बनाया गया था, अपॉइंट किया गया था। और रीजन यही था कि उसने कामों को जल्दी शुरू किया। उसके बेस को इस एक्सपर्ट कमेटी के ने पहले से तैयार कर रखा था, और ये एक्सपर्ट कमेटी कैबिनेट मिशन स्कीम फ्रेमवर्क के अंदर है। ये सवाल बनता है यहाँ पे कि किस फ्रेमवर्क के अंदर ये काम कर रही थी एक्सपर्ट कमेटी, तो कैबिनेट मिशन स्कीम के तहत, और अंदर कह सकते हो। अब बात आती है कि एक्सपर्ट कमेटी ने एक रेजोल्यूशन भी बनाया था। उन रेजोल्यूशन के काफी मिलता जुलता एक रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस करके हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिनका नाम होगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मॉडिफाई कर दिया गया। और जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मॉडिफाई हुआ तो उसका नाम था प्रियम्बल। काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बनने का बहुत पहले से शुरू हो चुका था, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। अब क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी आलोचना क्या चल रही थी, दूसरे लोग क्या बोल रहे थे, ये भी जानना जरूरी है। कि जब कोई भी इलेक्शन होता है, उसकी आलोचना की जाती है। कोई भी काम होता है तो उसकी आलोचना की जाती है, सही हुआ गलत हुआ, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, तमाम तमाम तरह की बातें की जाती हैं, जो कि थोड़ी जाननी जरूरी है कि इसके हक में कितने लोग थे, किसके हक में कितने लोग थे। तो पहला था कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के बारे में पॉइंट दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी।
तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है ऐसा बोला गया। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है ऐसा बोला गया। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो लोग बैठे थे ना, ये जो रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, ये देश के लोगों के रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। यानी इस देश के लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी डायरेक्ट सही तरह से प्रॉपर वोटिंग के प्रिंसिपल पर अपने को इलेक्ट नहीं किया था, उनको इलेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। उनका मानना ये था। ये जो समय चल रहा था संविधान बनने वाला ना, ये बहुत खतरनाक टाइम तक चल रहा था। एक तो ऐसी ही आजादी नहीं मिल रही थी देश को। इतने भारत इतने साल से भारत लड़ रहा था ब्रिटिश से आजादी के लिए, आजादी के अगेंस्ट में। तो जैसे तैसे तो एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, इतना बवाल हो चुका था, इतने सारे कम्युनल राइट्स हो रहे थे। जब इतने सारे कम्युनल राइट तो चल ही रहे थे, सबके बीच बोला कि अब बोलो कि अब हम इलेक्शन करा दे और दूसरा काम करा दे, तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कराया जा सकता है? ये पॉसिबल था ही नहीं। अब लीडर जल्दी में थे आज़ादी के लिए, चूंकि ब्रिटेन के राजा ने अपने आप को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अलग करना जरूरी समझा, क्योंकि आज़ादी के लिए सभी लोग जल्दी में थे। और ब्रिटेन भी जल्दी था कि जितना जल्दी हो सके खाली कर दो इंडिया। उस समय अब क्योंकि 1946 आ चुका था, तो जल्दी जल्दी हो ही रहा था। क्लीमेंट अटली ने पहले ही बोल दिया था। और क्या था। और जब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें ज्यादा राइट के बारे में नहीं पता था। जो लोग मान लो कि ये तो पहले तो जब देश आजाद हुआ तो बहुत लोग गरीब थे, 90% जनसंख्या वाले गरीब थे, उन्हीं 10% वालों को वोट करने का अधिकार दिया गया था, जिनके पास बताया था कि कैश हुआ और ये सब प्रॉपर्टी लैंड तमाम तरह की बेकार की चीजें रखी हुई है। मतलब उस टाइम के लिए तो बेकार की चीजें ही बोली जाएंगी, क्योंकि वोटिंग के लिए तो किसी का कास्ट शेड्यूल और जो भी है लैंड कैश, ये सब देखना गलत ही बोला जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐसे ही लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। उस अधिकार में 10% लोग यही लोग थे। और मेरे हिसाब से ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बोलना बहुत गलत बात है। क्योंकि भाई अपने से ये लोग थोड़े ना दे दिए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, ये लोग अपने से थोड़ा ना बोल दिए थे। कितना प्रेशर इन लोग को दिया गया तब ना बोले कि भाई जाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो। दूसरा बोला गया कि भाई सोवरेन बॉडी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सोवरेन बॉडी नहीं है। कैसे भाई? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल पर बनी है, कैबिनेट मिशन के प्लान के अंदर बनी है। तो ऐसा बोला गया। अंग्रेजों से आज़ादी की मांग कर रहे थे और हम अंग्रेजों के गुलाम थे। और हम लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए बोला था। इन्होंने अपने आप से थोड़ा ना बोला था कि जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो। हमने तो परेशान कर दिया था इनको। हर जगह बवाल होने लगे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। जो पड़ा वो प्रेशर इंडिया का डाला हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, बाद में बनेगी, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाया गया और विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ अदर बॉडी। तो सोवरेन तो जाहिर सी बात है कि सोवरेन होगा। सोवरेन बॉडी नहीं है ऐसा बोलना भी गलत है। बिना इंटरफेरेंस के बनाए तो ऐसे ही सोवरेन है। केवल बिना मतलब कि क्रिटिसिज्म हो रहा था उस टाइम। टू के लॉट ऑफ टाइम, ये तो सरासर गलत बात है भाई। ये जो बोल रहे हैं ना टू के लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय लग गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपना बनाने में, अपना काम करने में। तो लोग बोलने लगे थे कि बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में इतना समय नहीं लगा जितना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में समय लगा। क्या क्या मतलब है इसका? बहुत चालाक बन रहे हो। तो एग्जाम्पल ले लो ना, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो 4 महीने लगा है उसको बनाने में। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना समय क्यों लग रहा था इंडिया को बनाने में? तो क्या यूएसए से आप इंडिया का कंपेयर कंपेयर करना सही रहेगा? गलत है, डेफिनेटली गलत बात है। अब यूएसए को ले लो, संविधान केवल फेडरल लेवल का रहेगा। जितने भी प्रोविंसेस है, जितने भी स्टेट है, उनकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी। इंडिया में ऐसा है क्या? टेक्सास की अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी। और हमारे देश की ले लो, हमारे देश में तो केवल एक संविधान था जो कि सेंटर के सारे नियमों को देखेगा और स्टेट के भी सारे नियमों को देखेगा। तो क्या समय नहीं लगेगा बनाने में? तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन, तुम हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन तैयार की हो, आसानी से तैयार कर दी हो। अब हमारा
सेंटर के लेवल का जितना भी नियम है उसको सब देखेगा, तो टाइम नहीं लगेगा। केवल बेतुकी बातें कर रहे थे लोग। एक ये नजीरुद्दीन अहमद थे। नजीरुद्दीन अहमद ने बोला कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, ये ड्रिफ्टिंग कमेटी है। अब यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर आलोचना करने लगे लोग कि ड्राफ्टिंग नहीं है भाई, ड्रिफ्टिंग है, कछुए की चाल में चल रही है। ये लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स की बेइज्जती कर रहे थे। बी आर अम्बेडकर और उनकी टीम को जो काम कर रही थी ना, और जो काम कर दी थी, वो बहुत बड़ा काम था दोस्त। मेरे जो मेरा जो सोल कहता है उसके हिसाब से मेजर स्केल था, काम का मेजर स्केल था। मार की जरूरत थी, ध्यान देने की जरूरत थी, क्योंकि ये संविधान आने वाले भारत को शेप आने वाले भारत का शेप डिसाइड करता कि किस स्टेज में, किस स्थिति में ये इंडिया गवर्न करेगा। और ये लोग पीछे पड़े थे, ड्राफ्टिंग नहीं ड्रिफ्टिंग है, मुंह बना बना के बोल रहे थे। मेंबर्स ने समय लगाया, ये तो बहुत गलत है, ऐसा बोला गया। लेकिन क्या कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा, कोई बताएगा? 2 साल 6 महीने लगे थे, उनमें भी देरी हुई थी, वो तो थोड़ा ढंग की बात है, चलो समय सीमा की बात है। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन देख लो। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितने समय लगे? 9 साल लगे। तो क्या ऑस्ट्रेलिया चल नहीं रहा है? ऑस्ट्रेलिया के जाके कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, उनके गवर्निंग बॉडी को जाके देखो। यूएसए से तो काफी बेहतर ही होगा मेरे हिसाब से। आ गया कि डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कांग्रेस डोमिनेट करती है। तो ये चेंजेस लाए गए, ये चार्जेस लगा दिए गए। अब ग्रैनविल ऑस्टिन जो थे अमेरिकन थे और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट थे। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट तो थे ही, अमेरिकन भी एक्सपर्ट थे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, यह एक वन कंट्री वन पार्टी असेंबली थी। और ये तो डेफिनेटली कहना सही बात है कि वन कंट्री और वन पार्टी का असेंबली था, क्योंकि कि इसमें केवल कांग्रेस वाले थे। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा कि द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज द असेंबली। यह बोला गया कि हमारे देश के फ्रीडम मूवमेंट के फोर फ्रंट पर पार्टी रही है, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और ये सही बात है भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे फ्रीडम मूवमेंट में सबसे आगे की पार्टी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े महात्मा गांधी जुड़े थे, सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस भी काफी लंबे समय तक जुड़े थे। और मुस्लिम लीग का तो भाई एक ही नारा था कि हमको आजाद कर दो। उसके उसके लिए तो ब्रिटेन के तलवे भी चढ़ते थे। ब्रिटेन का कोई भी काम करेंगे, यह कर करके तो देश का बंटवारा करवा दिया, तोड़ दिया देश को। पहले भी बता रहा था कि ये जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था, इसमें मुस्लिम लीग पहले ही सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला। तब जाके क्या किया गया कि चलो थोड़ा सा वॉर जीत जाते हैं, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए, तो ऐसा बोल रहे थे। मुस्लिम वाले तो तोड़ के ही रहेंगे। अब इलेक्शन का रिजल्ट क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिली, और मैं ये क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और अदर पॉलिटिकल पार्टीज को 15 सीटें मिली। तो क्यों भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें कैसे मिल गई? फोर फ्रंट तो थी ही। रीजन ये है कि फोर फ्रंट तो थी ही, लेकिन ज्यादा मिली क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रही थी लोगों को, बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिप्रेजेंटेटिंग द पीपल। सीधी सटीक बात है। चलो आ जाओ। एक्सेसिव प्रेसिडेंस ऑफ लॉयर एंड पॉलिटिशियंस। भाई उस टाइम तो लॉयर्स ज्यादा ही थे, बोला ही था कि सब खुद को अपने आप को लॉयर्स मान ही रहे थे, वकील मान ही रहे थे। लीगल लैंग्वेज को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो होगी ही ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें लीगल लैंग्वेजेस जो होंगी वो तो कॉम्प्लिकेटेड होंगी थोड़ी सी, क्योंकि सब लोग तो पढ़े लिखे नहीं ना थे। जो गाँव में काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, वो इतने एजुकेटेड नहीं ना थे। 10% ही लोग एजुकेटेड थे। तो इसका मीन क्या था, केवल लॉयर और पॉलिटिशियन भरे थे, तो सोसाइटी के हर तबके को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। तब हर तबके को रिप्रेजेंटेशन तब तो मिलेगा जब वो पढ़ा लिखा रहेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन ये गलत बात भी है कि वोट देने का हक सबको रहना चाहिए, भले वो पढ़ा हो ना हो, वो अलग की बात है। उसके लिए कॉन्टेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल है, और बाकी सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, उसको बाद में देखेंगे। डोमिनेटेड बाई हिंदू, अब तो डोमिनेटेड बाई कांग्रेस बोल दिया था, अब डोमिनेटेड बाई हिंदू बोल रहे थे। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको हिंदू डोमिनेट कर रहे थे। और ये कौन बोला था? लॉर्ड विस्कॉन्ट साइमन और विंस्टन चर्चिल जैसे महान अनुभवी बोल रहे थे। देश को तोड़ने के बाद अब ये लोग ज्ञान देने चल रहे हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट देने के बाद ये लोग बोल रहे हैं कि
डोमिनेटेड बाई हिंदूज। डिवाइड एंड रूल किया उसमें भी बोल रहे हैं डोमिनेटेड बाई हिंदूज। ऐसे कैसे चलेगा? पहले मुस्लिम में सेपरेट इलेक्टोरेट की, फिर आगे सिख और क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस में अब बोल रहे हैं कि डोमिनेटेड बाई हिंदूज। इतने महान महान अनुभवी थे उस टाइम के। इंडियन नेशनल कांग्रेस को पता ही है कि 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग एमएल को 73 सीटें। और ये तो जो मुस्लिम लीग थी वो अपने 73 सीटें लेके अपने इलाके को लेके निकल गई और बची की 208। और इंडिया वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बचेगी उसमें ये जो अपने एरिया लेके निकले थे ना मुस्लिम वाले, मुस्लिम पारसी सिख और हर कम्युनिटी के लोग मिलेंगे इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में आगे चल के। लेकिन ज्यादा हिंदू ही थे, इसलिए बोल दिया सबकी डोमिनेटेड बाई हिंदू। इसमें महान आत्माओं का कोई कमी नहीं है। और चलो पीसीएस का थोड़ा तैयारी कर लेते हैं वन लाइनर के। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पीसीएस वन लाइनर के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक सील में हाथी था। स्क्रीन पर आप देख सकते हो जिस हाथी को मैंने दिखाया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया लिखा हुआ है, एलिफेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो सिंबल था, वही हाथी इन्वॉल्व था उसमें। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी लीगल एडवाइजर उस समय कौन थे? तो सर बीएन राव थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेक्रेटरी कौन था? एसबीआर अयंगर थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था? तो एस एन मुखर्जी थे। और ड्राफ्ट्समैन का मतलब उस समय क्या होता था कि जो भी प्रोविजंस इम्प्लीमेंट किए जाते थे ना, जो भी प्रोविजंस को लागू किए जाते थे, तो उन प्रोविजंस को एक लैंग्वेज देनी होती थी और उनके जो हेड होते थे उनको चीफ ड्राफ्टमैन कहा जाता था। मेरे जितना हो रहा है उतनी इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। बहुत कम ऐसे ट्यूटर होंगे यूट्यूब पर, इतने तोड़ तोड़ के बताते हैं। या तो आपको जानी पड़ेगी वहां पर, जो जहाँ सब लोग जाते हैं, वही कोचिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन वो इतना तोड़ के जल्दी किसी को नहीं बताएंगे जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो अगर मेरी यही जो राय है, सजेशन है कि अगर जाओ कहीं पर तो पढ़ के जाओ, वरना इससे कोचिंग ज्वाइन मत करो। खुद की फी बेकार मत करो। कैलीग्राफर उस टाइम कौन थे? कैलीग्राफर का मतलब जिन्होंने अपनी हैंडराइटिंग से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, तो प्रेम बिहारी नारायण रजईजा रईजादा थे। और ओरिजिनल वर्जन को डेकोरेट किसने किया था? तो ओरिजिनल वर्जन को डेकोरेट आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड ये थे राम मनोहर सिन्हा थे। बिहार राम मनोहर सिन्हा। यहाँ पे लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, देखने में दिक्कत हो रही है इसी वजह से। हिंदी वर्जन्स ऑफ द ओरिजिनल गोट यानी कैलीग्राफी की बात आ रही थी। हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी किसने की? तो वसंत किशन वैद्य और नंदलाल बोस ने उसको डेकोरेट भी किया था। और हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक मेन पॉइंट पे चलते हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो टेबल्स वेबल्स बने हुए हैं वो आपको देखना होगा कि क्या क्या चेंजेस हुए, कौन कौन से सेशंस आए, कितने किसको कितनी सीट्स मिली, ये आपको देखनी पड़ेगी। शुरू में ऐसी कोई बात नहीं बोलेगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में भी बनाई जानी चाहिए, लेकिन मेन लैंग्वेज जो तो हिंदी ही थी। ज्यादातर लोग हिंदी बोल देते हैं और हिंदी वर्जन बना देना चाहिए क्योंकि सबको इंग्लिश थोड़ा ना आती है। और हम इस हिंदी वर्जन को बनाने के लिए लाया गया 58 यानी 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। इसके लिए 56th कॉन्स्टिट्यूशनल बिल थे, उनको इंट्रोड्यूस किया गया। जो ये जो फाइनली पास्ड हुआ, प्रेसिडेंट के साइन पड़ गया, तो बना 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 को लाने के लिए 56th कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जब फाइनली साइन हो गया प्रेसिडेंट के हाथों, तो 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया 1987 के नाम पर। और इस अमेंडमेंट में क्या हुआ कि एक नया एक्ट डाला गया, एक नया आर्टिकल डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 394A। इस इसको पार्ट 22 में डाल दिया गया। और अगर इस हेडिंग की बात करें, मतलब ये जो पार्ट 22 है इसकी 394 है, इसकी हेडिंग की बात करें तो हेडिंग में नजर आ जाएगा कि पहले शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। शॉर्ट टाइटल हमारे आर्टिकल 393 में है, कमेंसमेंट 394 में है।
और रिपील्स जो है 395 में, मैंने अथॉरिटी टेक्स्ट इन हिंदी नहीं बोला क्योंकि अथॉरिटी आर्टिकल 394 ए से पहले अथॉरिटिव टेक्स्ट इन हिंदी नहीं था। आर्टिकल 394 ए के थ्रू इसको लाया गया, डाल दिया गया पार्ट 22 के टाइटल में। आज बहुत मुश्किल से मैं लाइव क्लासेस ले पा रहा हूँ क्योंकि घर में बहुत काम चल रहा है। जब बोला गया कि प्रेसिडेंट कुछ, ये भी बोला गया कि भाई प्रेसिडेंट भी कुछ चीजें करेगा, हिंदी हिंदी वर्जन जब हो रहा है तो प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। और हमारे संविधान को जो हिंदी भाषा में भी पब्लिश करना चाहिए, हिंदी भाषा में भी पब्लिश करने के लिए लैंग्वेज के साथ, स्टाइल टेक्स्ट के साथ, फिगर्स के साथ जो भी अरेंजमेंट चाहिए वो आप करेंगे प्रेसिडेंट जी। 1987 तक बहुत सारे अमेंडमेंट निकल चुके थे, तो उन अमेंडमेंट्स के भी हिंदी वर्जन्स को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन यानी इंग्लिश टू हिंदी का ट्रांसलेशन इतने खतरनाक टर्मिनोलॉजी में हुआ ना, तो बोला गया कि भाई हिंदी हिंदी को और रिफाइन करना होगा, हिंदी को और रिफाइन करो, हिंदी के स्टाइल के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को दबाना होगा और ढालना होगा। तो बहुत सारे हिंदी एक्सपर्ट बैठे और लीगल एक्सपर्ट थे, उन्होंने साथ मिलकर काम किया। क्योंकि कभी-कभी होता है कि इंग्लिश की जो बातें वो हिंदी में कुछ अलग हो जाती है और हिंदी में सर्च करोगे उसी चीज़ को तो इंग्लिश में कुछ और आएँगे। तो इसलिए उसको रिफाइन करने के लिए बोला गया। तो ये भी बोला गया कि हिंदी वर्जन्स का मतलब बिल्कुल इंग्लिश वर्जन्स के मतलब जैसा होना चाहिए। मतलब सेम होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए, ना कि कुछ और सर्च करो तो कुछ और मिले, कुछ और सर्च करो तो कुछ और मिले। और लास्ट में क्या था कि हिंदू मेंबर्स कितने थे? 165, मुस्लिम 80, शेड्यूल कास्ट 31, क्रिश्चियन 6, एंग्लो इंडियंस 3, पारसी 3। ये जो लास्ट में टेबल दिया हुआ है उसी का मतलब बता रहा हूँ मैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे-कैसे मेंबर्स थे। चलिए, तो आज का सेकेंड चैप्टर पूरे तरह से खत्म हो गया। और मैंने ये बात तो सही है कि मैंने जल्दी-जल्दी क्लास ली है, लेकिन यहाँ पर मैंने जितनी भी बातें बताई सब टू द पॉइंट बताई। अब किताब में सब कुछ मेंशन, अगर आप एक बार किताब पढ़ चुके हो, तो ये इतनी फास्ट लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ, पक्का समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो आप यूट्यूब पर जाकर जो स्पीड है उसको घटाकर देख सकते हो और रोक के नोट्स भी बना सकते हो। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय। नेक्स्ट मिलते हैं कल नहीं परसों की क्लास में। और परसों की क्लास से पहले यानी परसों पहले तो टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद थर्ड लेसन पे चलेंगे, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी चैप्टर है आपका उस पे चलेंगे।